नमस्कार दोस्तों, वीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आया हूं आप लोगों के सामने ओ लेवल का सिलेबस लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओ लेवल आईटी रिवीजन फिफ्थ। आज का टॉपिक जो है हम लोगों का वो है आज का टॉपिक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर, मेमोरी एंड स्टोरेज। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस क्लास को शुरू करने के अंत में अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए लोग हैं, और इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना भी कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक जाएगी उससे जागरूकता बढ़ेगी। और ओ लेवल करने वाले सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे से एग्जाम दें, अच्छे से पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट ये तो बेसिकली बहुत छोटी सी चीज़ है, सभी को पता होगा। फिर भी देखते हैं कि इनपुट डिवाइस के बारे में क्या हो नॉलेज हम लेके आए हैं, तो वो देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइस converts input data and instructions into a suitable binary from which is stored in the memory of a computer। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं। वो आपका डेटा भी हो सकता है, जो भी हम लोग डेटा होता ही है। डेटा हो क्या सकता है, डेटा होता है कीबोर्ड के माध्यम से जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो क्या करता है डिवाइस, वो डेटा के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है आपकी जो है डिवाइस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन होती है। मान लीजिए कि हम 1 2 3 4 इस तरीके से कीबोर्ड के माध्यम से लिखते हैं, या फिर ABCD लिखते हैं, ABCD। तो ये तो हम लोगों को पढ़ाई जाती है कि ये ABCD है, लेकिन कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया था। तो उसको ये नहीं पता है कि ये 1 2 3 4 क्या है या ABCD क्या है। ये केवल ये जानता है कि ये इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा, कंप्यूटर जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई जैसे, तो ये 1 को 0 1 के फॉर्म में पढ़ेगा, जो कि कल हमने बताया था। ये बाइनरी फॉर्म होता है इसका, BINA बाइनरी फॉर्म में होता है, और वो इसी को रीड करता है। कोई भी आप इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो इसी फॉर्म में ही रीड करेगा। तो वो सारी चीज़ें जो कि किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, वो सारी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी हेल्प से हम लोग करते हैं, वो क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और अगर इसके बारे में देखें तो इसका सबसे जो कॉमनली इनपुट डिवाइस होती है वो हमारी क्या होती है? कीबोर्ड होती है। तो कीबोर्ड में आप चाहे कंप्यूटर का कीबोर्ड ले लीजिए, लैपटॉप का ले लीजिए, या आजकल जो एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं, स्मार्टफोन आ रहे हैं, उसमें भी आपका जो है कीपैड होता है, मतलब कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो आता है। तो इन्फॉर्मेशन हम इनपुट उसी से करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं वो हम कीबोर्ड से ही देते हैं। तो और भी थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि नंबर ऑफ अदर इनपुट डिवाइसेस आर नोन एज अ pointing devices have also been developed which do not require data entry by typing। मतलब कि कीबोर्ड को छोड़ करके और भी ऐसी इनपुट डिवाइसेस हम लोगों के पास में होती हैं जिनमें इनपुट करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब कि थ्रू द प्रॉपर की प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, केवल वो पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइस में अगर हम लोग देखें तो अगर बात करें माउस की बात करें तो माउस में क्या होता है कि माउस में ये एरो का जो कर्सर होता है वो क्या करता है? किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पॉइंट करता है। कोई भी मान लीजिए आपका हाइपर लिंक है तो उस पर जाके क्लिक कर देगा, या आपका कोई भी फोल्डर टाइप का बना हुआ है तो उस पर क्या करता है ये जाकर के पॉइंट वाइज पे क्लिक कर देता है। तो ये हो गया आपका जॉयस्टिक है, या आप जिसपे मान लीजिए वीडियो गेम पहले खेलते थे, जो टीवी में सेट होकर के वीडियो गेम सेटअप आता था, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट किया जाता था उससे, वो भी एक आपकी इनपुट डिवाइस है। तो मुझे लगता है कि इनपुट डिवाइस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, बताते हैं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट कीबोर्ड, BOARD। ठीक है, ये कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इनपुट डिवाइस में। तो इसके बारे में थोड़ा सा
जान लेते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है। प्रोग्राम एंड डेटा आर एंटर इनटू अ कंप्यूटर थ्रू अ कीबोर्ड विच इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर में बेसिकली जब पॉइंटिंग डिवाइस नहीं थी, जब शुरू में इजाद हुआ कीबोर्ड, तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस बना और जो सबसे लोकप्रिय और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा हम लोग इंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो उसी के माध्यम से इंटर करते हैं। ठीक है, और अगर कीबोर्ड से भी पहले देखा जाए तो बात करते हैं टाइपराइटर की। तो टाइपराइटर का हूबहू मॉडल है, बस वो टाइपराइटर था और ये कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड में भी कई सारी चीज़ें आने लगी हैं, बहुत सारे मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड आते हैं, और तो ये हो गया कीबोर्ड। तो अब कीबोर्ड के बाद में जो हमारी दूसरी डिवाइस आती है, उस दूसरी डिवाइस का जो सबसे पॉपुलर नेम है वो होता है आपका माउस। माउस माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज हेल्ड इन वन हैंड एंड माउस अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर हम माउस को देखें तो माउस सभी ने देखा होगा बेसिकली। तो ये होता है माउस आपका। ठीक है, ये माउस होता है और ये यहाँ पे बटन्स होते हैं और ये रोलर होता है यहाँ पे। ठीक है, ये रोलर होता है, इसको क्लिक बोलते हैं। ठीक है, इससे क्लिक करते हैं, और ये बेसिकली राइट क्लिक बोलते हैं, राइट क्लिक। इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई लेफ्टी इंसान है और वो उसका लेफ्ट वर्क ही काम करता है, तो उसके लिए राइट और लेफ्ट बदल जाएंगे। हाँ, और ये रोलर है, जो ये रोलर क्या करता है, ये रोलर आपको बेसिकली स्क्रॉलिंग का काम करता है। ठीक है, स्क्रॉलिंग का काम करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट DEVI। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलते, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाइड करने की। तो ये हो गया आपका माउस। अगली जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जैसा कि नाम से ही पता है, जॉय आनंद देने वाला। हिंदी में थोड़ा हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, फिर भी आनंद देने वाला होता है। और आनंद क्या देता है? वीडियो गेम। ठीक है, तो आनंद देने वाला मतलब जॉयस्टिक। अच्छा, जॉयस्टिक में होता क्या है कि अगर हम देखें तो जॉयस्टिक ये एक हैंडल नुमा, जैसे गाड़ियों में गियर चेंज किया जाता है ना, वैसे होता है जॉयस्टिक। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉयस्टिक इज आल्सो एज अ दैट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। अगर ये आपका, मान लीजिए कि अगर बेसिकली बात कर लेते हैं तो ये आपका मॉनिटर हो गया। ठीक है, तो अगर तो हम लोग अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर में ये मान लीजिए आपका मॉनिटर है और यहाँ पे पर्टिकुलर फोल्डर बने हुए हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन ये रखी हुई है। तो हमारी ये इधर माउस लगा हुआ था, माउस से क्या करते हैं हम लोग, इससे बेसिकली इसको पॉइंट करते हैं, पॉइंट करने के बाद क्लिक कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया। तो हमने कितने पढ़ लिए? पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा जॉयस्टिक। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद में आता है हमारा स्कैनर। चौथे टाइप में अगर हम लोग पढ़ेंगे, फोर्थ टाइप में, तो ये आता है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर में जो है कई सारे स्कैनर आते हैं। तो उसमें अगर स्कैनर के बारे में ज़्यादा अगर हम देखें तो ये 3 तरीके के होते हैं बेसिकली, 3 टाइप्स स्कैनर। पहला क्या होता है? फ्लैट बेड होता है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, फ्लैट बेड स्कैनर। दूसरा क्या होता है? शिफ्टेड स्कैनर, SHEEFTD, शिफ्टेड स्कैनर। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट आता है हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक है, तो ये तो होगा स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। और कुछ डिस्कस कर लेते हैं अगर इसी में। तो इसमें कुछ हम लोग देखते हैं OMR। ठीक है, और BCR और MICR। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, और इसको बार कोड रीडर। ठीक है, आप, और इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
रीडर। तो आप वो लिखना है तो आप लिख दीजिए ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, और उसके बाद में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगर देखें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है कि आपका बैंकों में यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो बैंक के चेक बुक्स होते हैं या उस पर स्लिप लगी होती है तो उसको जो है इससे रीड किया जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा चेक बुक का ही नंबर वगैरह रीड करने के लिए ये MICR का काम होता है। अच्छा, बार कोड रीडर क्या होता है? बार कोड रीडर एक स्पेशल कोडेड डाटा जो एक डेटा होता है। मान लीजिए कि आपने कोई स्पेशल प्रोडक्ट खरीदा, मतलब कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, या पेन 5-6 रुपए का 10 रुपए का जो पहले आता था, उसमें ऐसे लाइन लिखी होती थी ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे 1 5 3 2 ऐसे ऐसे करके होता था। तो उससे जो है बार कोड रीडर से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। तो ये जो होता है इसमें पूरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, और प्रोडक्ट कब कितने दिन का पुराना हुआ है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बारकोड रीडर होता है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी ऐसे ही होता है, और वो प्री स्पेसिफाइड मार्क को जो है पेंसिल और पेन की सहायता से उसको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में जो आपका होता है, आप जानते होंगे, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे पेपर आता है, उसमें कहते हैं काला काला ब्लैक कर दो, डार्क ब्लू या पेन से, तो हम लोग आंसर जो है इस तरीके से करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि वो वाइटनर ना यूज़ करना। तो अगर कहीं भी गलत हो जाता है तो ना खुरचने देते हैं ना वाइटनर लगाने देते हैं। तो क्या मशीन क्या होता है, एक पर्टिकुलर होता है, तो ये सारी चीज़ें वो रीड कर लेता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से इनपुट डिवाइस के लिए इतना एनफ है। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, मैं आपके जवाब दूंगा। ठीक है, और अगर नोट्स की ज़रूरत हो तो वो भी हमें बताइएगा, मैं आपको नोट्स देने का भरसक प्रयास करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो होता है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट के बारे में अगर हम लोग देखें तो आउटपुट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आउटपुट क्या होता है। भाई आउटपुट वही होता है, वो सारी चीज़ें जो हमको बाहर दिखे कि हाँ ये आउटपुट है। तो आउटपुट में से जो सबसे बड़ा आउटपुट हमारा होता है वो क्या होता है पता है? सबसे बड़ा जो आउटपुट होता है हमारा, वो सबसे बड़ा आउटपुट हमारा होता है मॉनिटर। ठीक है, चलिए मॉनिटर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आउटपुट में मॉनिटर ठीक है, बेसिकली बना ही लेते हैं। तो ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का ये पहला जो है वो आपका मॉनिटर हो गया। ठीक है, तो आउटपुट की पहले डेफिनेशन देख ली जाए। चलिए देख लेते। आउटपुट डिवाइस सिंपली आउटपुट डिवाइस सप्लाइज इंफॉर्मेशन और रिजल्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, मतलब प्रिंटर से, और सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर से। सम कॉमन आउटपुट डिवाइस इंक्लूड, तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे हम लोगों को ये पता चले कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में। ठीक है, वो हम लोगों को बताती है कि ये आउटपुट डिवाइस ने प्रोवाइड की है। पहला तो मॉनिटर हो गया, दूसरा प्रिंटर कॉमन है सबसे ज़्यादा, तीसरा प्लॉटर क्या होता है लगभग लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्लॉटर वो होता है प्रिंटर, तो छोटा छोटा प्रिंट निकालता है, मतलब छोटे पेज पे। जो बैनर होते हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोचिंग्स के प्रचार के लिए या कॉलेजेस के प्रचार के लिए या फिर कहीं नेता मंत्री आते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, जो बड़े बड़े बैनर छपते हैं वो प्लॉटर के ही मदद से, या बड़े बड़े नक्शे वगैरह जो निकालने होते हैं वो प्लॉटर की मदद से ही निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है, सबने देखा होगा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। आजकल तो जो भी है, कहीं भी सेमिनार होता है या फिर कहीं भी प्रेजेंटेशन देना होता है तो वो प्रोजेक्टर के माध्यम से ही दिया जाता है, तो वो भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग लिख दीजिए। प्लॉटर हो गया, डी में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आप लिख सकते हैं स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, स्पीच
SYNTHESIZER, ये क्या होता है? ये दोनों चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने बात की, जैसे मान लीजिए कि स्मार्टफोन में आजकल माइक का ऑप्शन होता है, तो कुछ भी सर्च करना होता है तो माइक से बोल देते हैं तो वो आ जाता है तुरंत, ठीक है। तो मतलब कि वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। हमने बोला माइक से तो उसने इन्फॉर्मेशन लिया और सर्वर को भेज दी। सर्वर ने जो भी हमको इन्फॉर्मेशन आंसर के फॉर्म में प्रोवाइड की, तो वो बोल के ही आंसर देता है, तो वो हमारी आउटपुट हो जाती है, ठीक है। अगर मॉनिटर की बात करेंगे तो बहुत सारे मॉनिटर आते हैं, CRT जिसको कैथोड रे ट्यूब बोलते थे, बहुत पुराने मॉनिटर जो बहुत भारी भरकम होते थे, पीछे से इनका गुम्बदाकार निकला होता था। तो मतलब कि अगर आप लोग बनाना चाहें या फिर मैं एक डेमो देना चाहूँगा उसके बारे में, तो ये कह सकते हैं इस तरीके का कुछ ये मॉनिटर हुआ करते थे पहले। तो ये जो होते थे मॉनिटर, ये CRT मॉनिटर होते थे, ठीक है। ये पीछे बाहर से निकला होता था। उसके बाद में आने लगे फिर TFT। उसके बाद TFT का फुल फॉर्म होता है TFT, थिंक फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग कह दें LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। ये सारे मॉनिटर्स होते थे। अब प्रिंटर की बात करेंगे तो प्रिंटर में भी काफ़ी ज़्यादा इसका क्लासिफिकेशन है। तो प्रिंटर में क्लासिफिकेशन अगर देखें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो उसके बाद में फिर इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, तो थर्मल प्रिंटर होते हैं, बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कभी, जब इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा या फिर इसके बारे में ही प्रॉपर पढ़ना होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हाउ टू वर्क दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं बेसिकली इनपुट आउटपुट बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, अपने पास बुक है या फिर नोट है या कहीं से भी। मैं नहीं कहता कि मेरे ही आप यूट्यूब चैनल से पढ़ो, जहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले बस उठा लो। क्यों? क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है और पेपर में परफॉर्म करना है, एज वेल एज अपने लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ये जो पार्ट है, ये इनपुट और आउटपुट का जो है इस तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस इस तरीके से आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन और लेनी हो इससे रिगार्डिंग तो फिर आप लोग हमें बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो भी नए यूजर हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होता है ओ लेवल का कंप्लीट, जब तक प्रैक्टिकल इसके नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं डेली बेसिस पे एक या दो वीडियो टॉपिक रिलेटेड और लाइन बाय लाइन, जैसे कि इस डिटेल्ड सिलेबस में गिवन है, मैं आप लोगों को रोज देता रहूँगा। ऐसा नहीं कि मिस हो जाए। हाँ, वो मिस हैपनिंग भी हो सकती है अगर, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ और सटीक और सही इन्फॉर्मेशन दूँ। तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी नए यूजर हैं, ठीक है। तो हाँ, अब हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। नया टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? हिंदी में अगर कहें तो बहुत अच्छा नाम होता है, संगणक, ठीक है। संगणक स्मृति। एनीवेज, ये याद करना थोड़ा सा कठिन है, संगणक स्मृति। थोड़ा सा नाम भी टफ है, लेकिन अब हमें तो पढ़ना ही है। जो बच्चे कंप्यूटर में इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कंप्यूटर मेमोरी दैट इज वेरी इजी, क्योंकि मेमोरी एक ऐसी चीज़ है जो कि अनपढ़ लोग भी होते हैं, जिनके मतलब जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं और शुरू शुरू में मोबाइल आया था मुझे याद है, तो लोग कहते थे कि इसमें मेमोरी नहीं पड़ी है।
जो कोई भी मोबाइल है इसमें मेमोरी नहीं पड़ी, तो मेमोरी के लिए वो सिर्फ, अगर मेमोरी की बात कही जाए कहीं गांव में, तो वो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि एक काली सी ब्लैक सी चिप होती है जिसको फ़ोन में डाल के गाने और वीडियो वगैरह फोटो वगैरह देखे जाते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और आईटी का फॉर्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मेमोरी होती क्या है ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा कल देखा था हम लोगों ने रैम के बारे में, आज वहीं से शुरू करते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मीन्स समझते होंगे कई लोग, लेकिन अगर हम उसके बारे में देखें तो रैंडम होता क्या है। पहले तो हम लोग मेमोरी की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि शुरू से ही इम्पोर्टेंट है। MEMORY। स्पेलिंग्स देखते रहिएगा क्योंकि मेरे से मिस्टेक हो जाती हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मिस्टेक ना हो, फिर भी हाँ, तो अगर कोई डाउट होता है तो इसमें भी मैं आपको बताता चलूँगा कि होता क्या है, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर entered into the computer system must be stored inside the computer before the actual processing can start. Similarly, the result produced after processing must be stored before they can be passed on the output unit। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस जो कि जब कीबोर्ड से एंटर किया गया तो सिस्टम ने उसको डेटा समझ करके जो है अपने अंदर उसको स्टोर कर लिया, कंप्यूटर ने अपने अंदर उसको स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद में उस डेटा को उसने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट आया उसका, उस रिजल्ट को उसने शो करने से पहले कहीं ना कहीं अपने अंदर स्टोर करके रख लिया, और जो वो डेटा स्टोर हुआ वो क्या हुआ, मेमोरी में स्टोर हुआ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप घर से जा रहे हैं, कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, शायद अच्छे से समझ में आ सके और मैं कोशिश करूंगा कि समझा सकूं। जैसे कि मान लीजिए आप घर से निकले और मम्मी ने कहा कि ऐसा है लौटते वक्त सब्जी ले आइएगा, तो क्या हुआ कि मम्मी ने तो बोल दिया कि सब्जी लाना है, तो वो जो मम्मी ने बोला है वो इनपुट दे दिया है, और इनपुट देने के बाद में वो आप, हाँ, तो जो इनपुट मम्मी ने दिया है वो आपके माइंड में है। अब आपको ये याद है कि मम्मी ने बोला है कि सब्जी लाना है, कहने का मतलब कि इनपुट तो कंप्यूटर की मेमोरी में चला गया है, लेकिन अभी प्रोसेस नहीं हुआ है ना, इसका आउटपुट आया है, अभी इनपुट गया हुआ है। ठीक है, अब आपने जहां भी जाना था गए और वहां से रिटर्न हुए, तो घर जा रहे हैं। अगर याद हुआ आपको, बाय डिफॉल्ट कई बार लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ अक्सर, अगर आपको याद हुआ कि मम्मी ने बोला था अरे सब्जी लानी है, तो आपने क्या किया कि वो सब्जी लाए, मतलब कि अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मम्मी ने इनपुट दिया था अब यहाँ पे वो डेटा प्रोसेस्ड हुआ, तो आपने क्या किया, सब्जी लिया। अब सब्जी क्या हुई, वो आउटपुट हुई, और लेकर के घर चले आए और मम्मी को सब्जी दे दी, मम्मी सब्जी ले आए। तो मम्मी ने सुबह इनपुट डाला था आपके माइंड में, आपने जब शॉप पे गए, सब्जी की दुकान पे गए, तो वहां पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो गई और आप सब्जी ले लिए, वो उसका आउटपुट हो गया, और घर चले आए, मम्मी को सब्जी दे दी। रैम के बारे में ही बता रहा हूं अभी। ठीक है, अच्छा होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है गए, काम किया जो भी जिस काम से गए थे, और वापस चले, मम्मी बोले सब्जी, तो अरे भूल गए। भूलने का मतलब क्या है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक ऐसी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है कि जो अगर लाइट चली गई, आपका पावर कट हो गया, तब याद थोड़े रख पाएगी कि क्या कहा था। तो वही होता है, काम करने गए थे, जो भी अपना बाहर गए, काम निपटाया फटाफट, और दोस्त मिल गए, या फिर मान लीजिए कि माइंड से निकल ही गया, घर वापस आए, मम्मी बोली सब्जी, अरे सब्जी तो भूल गए। तो वो क्या होती है, पावर कट गया ना, तो इनपुट तो मिला, लेकिन
वो डेटा प्रोसेस होता उससे पहले पावर कट गया, और जब पावर कट गया तो क्या हुआ कि हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन सुरक्षित नहीं रही, और जब सुरक्षित नहीं रही तो क्या हुआ, भूल गए और घर पे हम सब्जी लेके नहीं आ पाए, मतलब कि आउटपुट नहीं मिला। तो मेमोरी में रैम का ही सेम काम होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसको आपने सेव नहीं किया तो वो पावर कट हो जाने पे इंफॉर्मेशन इरेज हो जाती है। ठीक है, तो जब इरेज हो जाती है तो अब इरेज की बात आ गई, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी का कुछ 2-3 पार्ट और देख लेते हैं कि होता क्या है। पहला, इसका जो मेमोरी का सबसे पहला काम होता है वो पॉइंट वाइज नोट कर लेना कि ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी प्रोसेस्ड। समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसकी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख लीजिएगा। दूसरा क्या होता है पॉइंट, इंटरमीडिएट RESULT रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड थर्ड पॉइंट, फाइनल रिजल्ट before sending them to output DEVICES devices। एक चीज़ मैं और राय देना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या फिर जिनको स्पेलिंग में मिस्टेक हो ही जाती है लिखते वक्त, तो उसको बोल बोल के लिख लिया करें। उससे क्या होता है कि 2 फायदे होते हैं, एक तो आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी और दूसरा आप अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो मैं तो हमेशा से बोल के ही लिखता हूँ, कभी कभी जो भी स्पेलिंग हमें डाउट लगती है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कमज़ोर है, कमज़ोर कोई नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई, आप इसको रख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, आप लोग डेफिनेशन क्या, ये कुछ पार्ट है मेमोरी के, पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चले। तो हमने एक बोला था वर्ड इरेज, ERASE, मिटा देना। ठीक है, खत्म करना, समाप्त करना। ठीक है, चलिए। और रैम को रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा। अगर कहीं रीड राइट मेमोरी हो जाए तो कभी कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, अगर रैम के बारे में और कुछ देखें तो इसके बारे में शुरुआत में कहा जाता है, रैम इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी विच मीन्स दैट इज retains the stored information as long as the computer is connected to power supply source. When power supply is switched off or interrupted, then stored information in the RAM is lost. हम ये बता चुके हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में ये डेफिनेशन हमने बता दी है कि अगर जब तक आप का सिस्टम वर्क करता रहता है, लाइट नहीं कटती है, तब तक नहीं इन्फॉर्मेशन लॉस होती है। अगर लाइट कट गई तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, हाँ, रैम के बारे में बात करें तो शुरुआत की बात करते हैं। स्टार्टिंग में तो 256 MB आती थी, 256 MB। ठीक है, मेगाबाइट इसका फुल फॉर्म होता है, याद करिएगा, मेगाबाइट। ठीक है, और उसके बाद में 512 आने लगी MB, फिर 1024 MB, इसी को बोल दिया गया आपका क्या, 1 GB। उसके बाद में फिर 2 GB, 3 GB, 4 GB, उसके बाद में रैम में DDR2, DDR3। ठीक है, DDR3। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है। तो अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें, रैम के बारे में बात करें, तो उससे पहले हमको जो है इसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो आया बिट। ठीक है,
सबसे पहले जो छोटा कैरेक्टर आया आपके पास वो बिट आया, ठीक है। बिट के बाद आया निबल, NIBBLE निबल, उसके बाद में बाइट, ठीक है। फिर आया KB, ठीक है। फिर आया MB, फिर आया GB, फिर आया TB, ठीक है। उसके बाद में हेक्साबाइट HB, फिर टेबी हेक्साबाइट, फिर YB आया, योटाबाइट, उसके बाद जेटाबाइट, कई सारी चीजें। तो बिट क्या होती थी, बिट 0,1 एक बिट हो गई। निबल क्या होती थी, निबल में 4 बिट का कॉम्बिनेशन होता था, 0 1 0 1, ये निबल हो गई, ठीक है। बाइट, बाइट में 8 होते थे, ठीक है, 8। तो ये 8 बाइट मिल करके 1 KB बनाते थे। अब 1 KB इंटू 1024, ये 1 MB हो जाता था। ऐसे ही 1024 MB इक्वस टू 1 GB, ठीक है, 1 GB। ऐसे 1024 GB इंटू TB, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन, आप देख लीजिए, है ना। तो ये तो हो गया रैम। अब रैम में इरेज की बात आई थी, तो रैम के बाद में रोम की बात कर लेते हैं। इरेज के बारे में हम क्यों बार बार फोर्स कर रहे हैं वो आपको अभी पता चलेगा, ठीक है। ये तो हो गया रैम। और रोम आया फिर उसके बाद में, देश का नाम नहीं, ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी। शायद शोर ज़्यादा हो रहा है, बर्तनों की जो खड़खड़ाहट आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। तो बाय द वे खाना बन रहा है घर पे और मैं घर ही पे शूट कर रहा हूँ बैठ के, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, चलो सॉरी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और हाँ, टॉपिक थोड़ा बड़ा हो रहा है तो पेशेंस रख के काफ़ी अच्छे से इसको देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको अच्छे से अच्छा नोट्स देने की कोशिश करूंगा, अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। तो रोम की बात करते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रोम इज अ परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। ये क्या होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। इट कंटेंट आर नॉट लॉस्ट एवर व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। तो ये कभी भी अपना डेटा खत्म नहीं करती, खोती नहीं, लाइट आए तो भी रहेगा, ना आए तो भी रहेगा। तो ये हमेशा काम क्या करती है, डेटा को अपने पास सुरक्षित स्टोर करके रख लेती है, ठीक है। अब आते हैं हाउ अ यूजर कैन नॉट राइट इनटू अ रोम। तो रोम में यूजर जो है कभी भी हर समय नहीं लिख सकता, मतलब राइट करके नहीं रख सकता कोई भी प्रोग्राम, क्योंकि रोम में एक बार जो एंटर हो गया वो परमानेंटली एंटर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो रोम होता क्या ये भी बता दें कि जब हम लोग सिस्टम को शुरू करते हैं, मतलब पावर ऑन किया, सिस्टम ऑन होता है, तो ऑन होने में जितना टाइम लगाता है सिस्टम वेलकम लिखने तक, सिस्टम ऑन होने से पावर बटन प्रेस करने के बाद में सिस्टम ऑन होने तक, स्क्रीन पे वेलकम लिखने तक, मतलब कि डेस्कटॉप पे जब तक आपके आइकन शो नहीं होते हैं, उन सब के बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो जो बीच में टाइम लगता है, वो टाइम कहाँ लगता है, वो टाइम लगता है आपका रोम में जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेसर उठा के सामने लाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी जो प्रोग्रामिंग विंडो होती है, आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे लोड हो रहे होते हैं। सिस्टम की चेकिंग होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के डिवाइसेस की चेकिंग करता है आपका सिस्टम। उसके बाद में अगर उसमें कोई इंटरप्ट होता है, किसी प्रकार की खामी होती है, तो उसको शो करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कई लोगों के साथ में हुआ होगा कि जब सिस्टम ऑन करते हैं तो वो सीधा बूटिंग प्रोसेस पे भेज देता है, या फिर वो ब्लैक विंडो में कुछ प्रोसेस चलती रहती है, उसको एंटर करने के बाद में फिर वो आता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम ओपन किया, उसके बाद में ब्लैक स्क्रीन आती है, कुछ लिखा होता है, उसको थोड़ा पढ़ने के बाद आप अगर नीचे आते हैं तो 3 पॉइंट दिए होते हैं। उसके बाद में उसमें एक ऑप्शन सबसे पहले होता है स्टार्ट विंडो
नॉर्मली, ठीक है। तो सब लोग उसी पे एंटर कर देते हैं और वो सिस्टम चालू हो जाता है एज इट इज। तो वो भी एक क्या होता है, वो प्रोसेस का एक भाग होता है। उसमें कभी कभी सिस्टम समझ नहीं पाता है तो वो फॉर्म करके दे देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम आपने ऑन किया तो सिस्टम चल रहा है, तो उसमें एक इंफॉर्मेशन लिख के आती है, प्रेस एनी की विद इन 10 सेकेंड, प्रेस एनी की विद इन 20 सेकेंड। तो ये सिस्टम ऑन हुआ, हमने देखा कि भैया, और हाँ काउंटडाउन चलता रहता है माइनस में 10 9 8 7। तो कोई भी की हमने कीबोर्ड से प्रेस कर दी तो सिस्टम ऑन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जितना भी हमने बोला है, ये सारी चीज़ें रोम में बेसिकली होती है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी इसीलिए कहते हैं। अब क्या होता है, ये तो हो गया रोम। चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा रोम, ROM। रोम के बाद में आता है रीड ओनली मेमोरी, होता रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कोई डाउट, इसको वाई बना लो भैया। अब इसी के क्लासिफिकेशन, पी रोम, PROM एस भी लिखते हैं कभी कभी। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, PROGRAMMABLE, ठीक है। पी रोम्स, रोम्स मतलब वही रीड ओनली मेमोरी, पी मतलब प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल रोम्स वो होती हैं कि अगर आपको डिफरेंट टाइप का सिस्टम चाहिए, तो मतलब डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम उसमें जो है रीड करना है, मान लो कि जो है आपको लग रहा है कि नहीं कुछ और प्रोग्राम इसमें राइट करना चाहिए, तो आप वो रोम का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी कई सारी चीज़ें आती हैं। पी रोम हो गया, उसके बाद पी रोम्स, ये मतलब होता है इरेजिबल, ठीक है, मतलब कि इरेजिबल, ERASA। अभी इसी के लिए मैं बोल रहा था इरेजिबल। मान लो कि आपने रोम में कुछ एंटर कर दिया, समझ में नहीं आ रहा यार, ये डिटेल नहीं होनी चाहिए थी, तो आपको क्या करना है कि सीधा सा इसको करके ईपी रोम में आपको क्या करना था कि इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद में आपको सीधा सा नया प्रोग्राम राइट कर देना है। उसके बाद में आता है ईपी रोम हो गया, उसके बाद ईपी रोम्स होता है, एक पार्ट और होता है EEPROMS, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हो गई। तो इस टाइप की जो भी चीज़ होती है, जो भी रोम होते हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो रोम हो गया, रोम का क्लासिफिकेशन हो गया, रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम। उसके बाद ईपी रोम इरेजिबल होता है, ईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इनका यूज बेसिकली जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, बूटिंग प्रोसेस जो होती है आपकी सिस्टम की, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले इलेबरेट किया, समझाया कि ये होता है सिस्टम में, वो सिस्टम की जो प्रोसेस होती है वो बूटिंग प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इतना एनफ है, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा बूटिंग के बारे में देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट आप लोगों को बता देते हैं। तो बूटिंग में होता क्या है कि बूट मीन्स स्टार्ट, इसका मीनिंग ही देख लो। बूट मीन्स क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बूट मीन्स स्टार्ट होता है। और मेक प्रोग्रामेबल टू मेक कंप्यूटर सिस्टम रेडी टू टेकिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि बूटिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तो सिस्टम को जो है, सिस्टम को ये पता हो जाता है कि अब भाई हम इंस्ट्रक्शंस या डेटा लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। द वर्ड बूट कम फ्रॉम बूट स्ट्रैप, ये जो बूट वर्ड आया है वो बूट स्ट्रैप से आता है, और जिसका मतलब होता है कि लाइक, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और बूटिंग का 2 पार्ट होता है, बूटिंग में 2 पार्ट होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है वार्म बूटिंग, वार्म WARM गर्म, और एक होता है कोल्ड। दोनों बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग होती है और कोल्ड बूटिंग होती है। तो कोल्ड बूटिंग बेसिकली हमेशा होती है जब आप सिस्टम पहली बार ऑन करते हैं। जब भी सिस्टम ऑन करते हैं तो बेसिकली जो हो जाता है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है कि अपने आप
होती रहती है। जैसे सिस्टम स्टार्ट हुआ, सिस्टम स्टार्ट होने के बाद में कुछ टाइम लगता है वेलकम स्क्रीन आने तक। तो जो वेलकम स्क्रीन आने तक जो भी होता है वो हमारी होती है कोल्ड बूटिंग। अब वार्म बूटिंग क्या होती है? वार्म बूटिंग में कभी कभी ऐसा होता है सिस्टम चलते चलते हैंग हो गया, कोई भी फंक्शन वर्क नहीं कर रहा, तो उस समय ये होता है कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जब ऑप्शन नहीं बचता है तो ये किया जाता है कि जो है उसको रीस्टार्ट कर दे। तो जो रीस्टार्ट होती है सिस्टम चलते चलते जब सिस्टम हैंग हो जाता है और उसको रीस्टार्ट बटन से रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो वो हमारी वार्म बूटिंग होती है। तो ये कुछ डिफरेंस था, बेसिक सा डिफरेंस कोल्ड और वार्म बूटिंग में। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप जितने भी नए यूजर्स देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।